नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, यूटी जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है जो दिल दहलाने वाला है। एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है और बच्ची को कई महीने तक गायब रखा जाता है। जब बच्ची बाहर आती है तो वो प्रेग्नेंट होती है। बच्ची के परिवार वाले बार बार कोर्ट को नॉक करते हैं, बार बार पुलिस को नॉक करते हैं। जब पुलिस से उनको कोई मदद नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट संज्ञान लेता है। कोर्ट देखता है कि प्रेगनेंसी 26 सप्ताह की हो चुकी है, यानी 26 वीक की उस प्रेगनेंसी हो चुकी थी। ऐसे में कोर्ट आदेश जारी करता है एसएमजीएस को कि आप एक बोर्ड का गठन करें। बोर्ड का गठन होता है, बोर्ड ये डिसाइड करता है कि इसका अबॉर्ट होना चाहिए, यानी उनका अबॉर्शन होना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी एक्ट जो 1971 का है, उसके तहत ये इजाज़त दी जाती है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि कोर्ट को ये एक्शन लेना पड़ रहा है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसका डीएनए प्रिजर्व रखा जाए ताकि उसकी पहचान हो सके जो असल अपराधी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि फ्री ऑफ कास्ट इनकी सारी जो है सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं इस बच्ची को मिलनी चाहिए। बच्ची के परिवार वालों को कोई खर्च नहीं करने देना चाहिए। दर्शकों, अब हम विस्तार से आपको बताते हैं। नाबालिग लड़की थी। दिसंबर 2019 को उसकी किडनैपिंग होती है, सामूहिक बलात्कार होता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, मामला जो है कोर्ट के विचाराधीन है। और 25 अप्रैल 2020 को वो लड़की का पता चलता है और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए। क्योंकि टर्मिनेशन होनी थी प्रेगनेंसी की, अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, तो एक एक्ट भी बना हुआ है। उस एक्ट के मुताबिक कोर्ट में जाया गया और कोर्ट ने ये आदेश दिया। आपको बताते चले कि सेक्शन 363/109 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1 अरेस्ट है, 2 बेल आउट है। हालांकि परिवार वाले कुछ और भी आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ कुछ और भी लोग मिले हुए हैं। इसमें कितनी सदाकत है ये बाद में पता चल पाएगा। अलबत्ता प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत ये मामला चल रहा है। आपको बड़ी बताते चले कि उनके परिवार वालों का कहना है कि अभी और भी लोग मुलविस हैं। उनके परिवार वालों से जब हमने बातचीत की तो उनके परिवार वालों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं हमने हर जगह जा करके नॉक करने की कोशिश की, हर एक व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाया। जो खड़पंच थे, जो पंच सरपंच थे, उनका दरवाज़ा खटखटाया। जो पुलिस वाले थे, पुलिस के आला अधिकारी थे, उनका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। आइए देखते हैं उनके परिजनों का क्या कहना है और कितने दुख शुभ हैं वो, जो इस वक्त कार्य प्रणाली पुलिस की है उससे कितने नाराज हैं और दुखी हैं वो लोग। ये हुआ है कमज़ोरी जो है हमारे मेंबर हैं, लीडर फीडर हैं, पंचायत जो हैं, सरपंच हैं, छोटे से लेकर तो बड़े तक। जब इन्होंने पुलिस थाना में रिपोर्ट दी तो वहाँ कोई गौर नहीं हुई। 5-6 महीने ऐसे टरकाते रही पुलिस भी मिलकर। वो गांव के जो आदमी हैं, लीडर फीडर है, एक मेंबर से लेकर तो एक सरपंच तक, आज के काल करते रहे, टोल मटोल करते रहे तो कुछ नहीं बना। बच्चा जब हो गया पेट में तो वो नाजायज़ छोटी लड़की थी, ज़बरदस्ती हुई। उसके बाद वहाँ टाल मटोले करते करते तो ये वक्त आ गया, 5-6 महीने गुजर चुके। उसके बाद फिर हमने जाकर तो हाई कोर्ट का सहारा लिया और फिर आए तो हमारा इधर न्याय हो रहा है।
तो जो आरोपी हैं कोई भी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा हादसा कि 19 दिसंबर को मेरी लड़की को कुछ लोग उठा के ले गए और जब हमें 4 महीने के बाद मिली तो उसको पेट में बच्चा था। तो पुलिस वगैरह ने कुछ मतलब काम नहीं किया। तो उसके बाद हमने हाई कोर्ट का सहारा किया, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ आकर हमें न्याय मिल रहा है। अब हमें ऐसा होना चाहिए कि कुछ बंदे, एक लड़का तो मतलब पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी बंदों को छोड़ दिया है, तो वो भी गिरफ्तार होने चाहिए बंदे। दर्शकों, हमने उनके वकील से बातचीत की। विस्तार से वकील ने बताया कि कैसे कैसे हुआ। वकील का भी कहना है कि कोर्ट ने ही इनिशिएटिव लिया है, अदरवाइज पुलिस की तरफ से उन लोगों नाउम्मीद हो चुके थे। आइए देखते हैं वकील का क्या कहना है। इनका मसला ये है कि दिसंबर महीने 19 में इनकी बच्ची गायब होती है, मिसिंग रिपोर्ट ये देते हैं, उसके बाद FIR जो है वो लगती है। तो 25/4 को उनकी लड़की दोबारा बरामद होती है। उसमें क्या होता है कि लड़की जब है वो माइनर है, तो बाद में वो देखा कि वो लड़की प्रेग्नेंट भी है। फिर इनको वहाँ के जो खड़पेंज है उन्होंने नचाया काफ़ी। उसके बाद पुलिस ये काम इसका जो टर्मिनेशन का था वो कर सकती थी, लेकिन फिर ये लास्ट में देर होते होते तो यहाँ पर पहुँच गए हमारे पास 25 हफ्ते में। फिर 25 हफ्ते के बाद हमने हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने हमें परमिट किया हुआ है कि आप बोर्ड बैठेगा एक शालामार में, वो बोर्ड चेक करेगा कि इसकी जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी की वो हो सकती है या नहीं से हो सकती है। तो उस बोर्ड ने हमें ये कहा कि हो सकती है। तो उसके तरीके के साथ आज ये बेचारे यहाँ पे दाखिल हैं, बच्ची अंदर दाखिल है, उसका टर्मिनेशन हो रहा है। 25 हफ्ते में वो प्रेगनेंसी थी। तो पुलिस ने आनन फानन चलान पेश कर दिया। एक मुलजिम जेल के अंदर है, 2 बेल पर हैं। कुछ जो है इनके मुताबिक नाम नहीं डाले जो मेन साजिशवार थे। तो ये कार्रवाई अभी हमारी चल रही है। दर्शकों, कोविड-19 के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हमने ग्रीन जोन बनाया था। शहर या जम्मू ज़िले की बात करते हैं, उसमें कई ऐसे रेड जोन में आ गए हैं। तालाब तिल्लो के 2 वार्ड रेड जोन में आ गए हैं। इसके साथ साथ ही गोल गुजराल एरिया को भी पूरी तरह से तारबंदी कर दी गई है। वहाँ पर N144 इम्पोज कर दिया गया है। 144 का मतलब यह है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दुकानें बंद रहेंगी, बाज़ार पर व्यापक इसका असर पड़ेगा और जो मूवमेंट थी लोगों की वो भी अब बाधित हो चुकी है। हम बताते चले आपको कि पहले पेप्सी फैक्ट्री के अंदर मामला सामने आया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक में जो श्रीनगर स्थित मुख्यालय है वहाँ मामले सामने आए। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो गोलपुली तालाब तिल्लो में ही स्थित है, डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर का, वहाँ भी मामले सामने आए। एक कंटेनमेंट जोन जो है डिक्लेयर किया गया है। तो पुंछोस का एरिया उसमें नहीं आता क्योंकि तालाब तिल्लो चौक से लेके आगे बोड़ी तक का जो भी एरिया है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तालाब तिल्लो एरिया की बात की, अब मैं गोल गुजराल की बात करूंगा तो पूरी पंचायत गोल गुजराल, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन से इसमें पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो इस कंटेनमेंट जोन में भी हमने तालाब तिल्लो जो हमारा RTI का जो हमारा ये मेरा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, रेवेन्यू ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ पे अपना अंगद फार्म की तरफ गोल गुजराल का जो पंचायत का एरिया है, इसको हमने पूरा एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद रखा है। वेयर एज इसमें हमने जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो रेगुलेट की है, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत कहीं किसी को नहीं है। और 2571616, आई रिपीट 2571616, 2571912, 2571912, ये हमारे 24/7 वर्किंग एमरजेंसी सेल नंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जम्मू के, DC ऑफिस जम्मू के। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी किसी को क्वेरी है वो यहाँ से अपनी क्लैरिफिकेशन ले सकता है। दर्शकों, एक मरतबा फिर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान निरंतर प्रयास कर रहा है कि घुसपैठ की कोशिश घुसपैठ करवाए और घुसपैठ करा करके किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे आतंकवादी, ताकि एक मरतबा फिर मसला कश्मीर जो तथाकथित मसला पाकिस्तान के लिए है
वो मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। और आपको बताते चले कि आज कुपवाड़ा के इंदौरा सेक्टर में 2 घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने, सेना ने मार गिराया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये देखते हैं सैन्य अधिकारी का क्या कहना है। I'm here to share with you information about Indian Army's success in neutralizing an attempt by Pakistan to infiltrate terrorists into India across the line of control. In early hours of this morning, our troops along the line of control in Nagaum sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. Action of own troops was precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines, some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. The infiltration attempt follows similar attempts made by Pakistan in Kupwara and Rajouri sectors in recent past and needs to be seen in the backdrop of various inputs about increased presence of terrorists in the launch pad across the line of control, fully facilitated and supported by Pakistan Army. Indian Army remains fully committed in its resolve to maintain the sanctity of line of control, and any trans-LC movement shall meet similar or appropriate response. The Dagger Division on its part, or for that matter, Indian Army, is ready along the line of control as well as in the hinterland. Infiltration अगर आप देखें तो कुछ टाइम पहले रजौरी में एक इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट की गई थी ट्राई, उसके बाद कुपवाड़ा में की गई है। तो ये एक पाकिस्तान का डिज़ाइन है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। और रही बात सीज़ फायर वायलेशंस की, पाकिस्तान आर्मी सीज़ फायर्स का इस्तेमाल, वायलेशन का इस्तेमाल करती है ताकि हमारे ट्रुप्स जो कि बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं उनका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन टास्क से। लेकिन इंडियन आर्मी हैज़ सो फार बीन वेरी सक्सेसफुल। अगर आप देखें नॉर्थ कश्मीर का एक अलग डायनामिक है साउथ कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर का जो आवाम है उसने बाय एंड लार्ज टेररिस्ट नैरेटिव को डिस्कार्ड किया है। You well know how much of traction terrorists have got in the recent calls for disruption of normal life in Baramulla and North Kashmir. The fact is they haven't got any traction, and it is basically the people of North Kashmir who have rejected the agenda, and the army, the CAPF, the state police and administrations, we are fully supporting the awam of North Kashmir. दर्शकों, हमने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, विक्रम मल्होत्रा, मंजीत सिंह से बातचीत की, क्योंकि इस पार्टी का गठन ही इसलिए किया गया था कि 370 में संशोधन के बाद राजनीतिक एक्टिविटीज़ जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों में शुरू की जा सके। लेकिन जिस तरीके से बांडीपुरा में भाजपा के 2 नेताओं, उनके वालिद को मार गिराए जाने के बाद जो आतंकियों ने हमला किया था, गतिविधियां शांत हो गई थी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। इस वक्त हम अपनी पार्टी के कार्यालय में हैं और अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। विक्रम मल्होत्रा हमारे साथ हैं और साथ में मंजीत सिंह जी है, फॉरवर्ड मिनिस्टर। विक्रम जी, इसी एपिसोड को हम लेते हैं पहले, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर इफ एंड बट लग रहे थे। 370 के संशोधन के बाद से ही काफ़ी सारे उतार चढ़ाव राजनीतिक आ रहे थे। उसके बाद ये किलिंग होती है। इससे पहले एक सरपंच मारा जाता है, अजय भारती नाम का, उसकी भी किलिंग होती है। तो क्या आगे क्या भविष्य रहेगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का? देखिए, मुझे लगता है कि ये कंप्लीट फेलियर है सुरक्षा एजेंसियों का, खासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज का। और जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन 10 के 10 सिक्योरिटी गार्ड्स और पीएसओ जो उनके साथ तैनात थे उनको बर्खास्त कर दिया है, मुझे लगता है इसमें कोई तहकीकात की ज़रूरत है कि ये सब कैसे हुआ। दूसरी जो सबसे अहम बात, मैं क्यों बोलता हूँ ये फेलियर है, क्योंकि
जिस तरह से कल हमने कुलगाम के एक सरपंच का इंटरव्यू सुना जो उसने एक नेशनल चैनल को दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि हम जिम्मेवार समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और सरकार को जो केंद्र में और इस यूटी में भी है। जब इन लोगों से कहा गया था कि आपको सिक्योरिटी दी गई थी जाएगी, जम्मू से सरपंच कश्मीरी पंडितों को ले जाके वहाँ इलेक्शन लड़वाया गया, जो वहाँ के भी जो लोग लड़े, जो कश्मीर घाटी में भी उनको आश्वस्त किया गया था और उनसे कहा गया था कि आपको 73rd 74th कमीशन जो की रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट जब की जाएंगी, अमेंडमेंट जो हुई थी 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कॉर्पोरेशन और पंचायत के लिए हुई थी पंचायती राज एक्ट की, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। आज 3-3 हज़ार रुपये सैलरी है, अकोमोडेशन नहीं है सरपंचेस के पास रहने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। सो वो पूरा दायित्व जो है मुझे कहीं ना लगता है कि एलजी साहब के ऊपर है और केंद्र सरकार, क्योंकि होम मिनिस्टर ही चला रही है यूनियन टेरिटरी को, सो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में है। सो ये दायित्व जो है वो केवल बातें करने से वो पूरा नहीं होगा, इनको एक्ट करना चाहिए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें जो जिम्मेवारी से ये भाग नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है सेंटर की, क्योंकि ये पहली दफा हुआ कि खुलेआम एक सरपंच जो कुलगाम का है वो ये बात कह रहा है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए ये विजिबल है कि इतने सारे पंचेस और सरपंचेस हैं, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड। देखिए आज जम्मू में हालात अलग हैं, जम्मू में हालात सामान्य हैं, बहुत सारे एरियाज में ऐसी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, पर जो वादी में जहां मिलिटेंसी है स्पेशली साउथ कश्मीर में, ये तो साउथ कश्मीर में हो रहा है सब कुछ, तो अगर साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी है, कुलगाम में है, अगर वहाँ अनंतनाग में है जहाँ हॉटबेड है मिलिटेंसी के, वहाँ तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आपने आज भी तमाम पिक एंड चूज बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को सिक्योरिटी दी है, और जो लोग ऑन ग्राउंड जो पिछले 10 साल से 15 साल से 20 साल से सक्रिय नहीं हैं लोग, पर आज जो लोग सक्रिय हैं ग्राउंड पे, जो आज चुनाव अभी लड़के आए हैं, मुझे लगता है उसके अगर उनको आश्वस्त किया गया था, अच्छा उनको अकोमोडेशन की भी देखिए, जब से मिलिटेंसी आई है तो बहुत सारे लीडर्स को प्रोटेक्टेड अकोमोडेशन कश्मीर में दी गई है, तो उसके लिए जो वल्नरेबल लोग हैं, जिन लोगों को अगर कश्मीरी पंडित लोग हैं तो वो आज वहाँ वल्नरेबल है। सो अगर और जो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ के चल रहे हैं लोग पॉलिटिकल पार्टीज के, बेशक पंचायत जो चुनाव हुए थे वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए थे, पर उसके बावजूद जो लोग अब जैसे कश्मीरी पंडित तो इजीली आइडेंटिफाइबल हैं कि ये लोग लड़ के आए। यस, मनजीत सिंह जी, अपनी पार्टी का गठन इस मकसद से हुआ था कि 370 को पास्ट समझ करके आगे की सोच लेकर के जम्मू और कश्मीर के लोग मिलकर के राजनीतिक गतिविधियां करें, लेकिन आपने देखा कोविड-19 के कारण भी कुछ सारा स्टैंड स्टिल हो गया। अब इस किलिंग के बाद क्या आपका रोड मैप रहेगा कि कश्मीर में कैसी एक्टिविटीज होंगी? देखिए, यहाँ तक 370 की बात आपने की है तो हमारी पार्टी का स्टैंड उसमें बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर विचाराधीन है, जो भी फैसला होगा उस पर पार्टी उसको जो है मानेगी। और दूसरा ये है कि अब चूँकि आगे को देखना है तो उसके लिए पार्टी का एक स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि हम स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ेंगे। डोमिसाइल में जो कुछ कमियां हैं, क्योंकि 15 साल का हम चाहते हैं इसको और एनहांस किया जाए, कम से कम 25 साल का किया जाए, तो इस तरीके की बातें हैं। यहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये जो किलिंग हुई है, तो मेरा ये मानना है कि जैसे विक्रम जी ने कहा है कि किलिंग पे तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए जिम्मेवार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग, क्योंकि मिलिटेंट तो न्यूज़ बनाएंगे, वो चाहेंगे कि हम एक खबर बनाएं, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलिटेंटों पे दबाव बनाया हुआ है, आए दिन रोज मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कहीं ना कहीं, और मैं तो ये कहूँगा कि नॉट ओनली इन वैली, वो जम्मू में भी स्ट्राइक कर सकते हैं, दे कैन स्ट्राइक एनीवेयर जस्ट टू मेक ए न्यूज़। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जो लोग देश की बात कर रहे हैं, जो लोग भारत की बात कर रहे हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली जो मिलिटेंट लोग हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं, उनके तो सबसे ज़्यादा नज़र उन्हीं पे है, उन्हीं पार्टियों पे है कि जो पार्टियां इस वक्त देश की बात कर रही हैं, उनके जो लीडर हैं वो खतरे में हैं। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ तक पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात है
तो यहाँ तक अपनी पार्टी की है, तो हमारे ऑफिस में एक्टिविटी हो रही है। कोविड-19 की वजह से कुछ दुश्वारियाँ थी, लेकिन आए दिन रोज़ लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कल परसों भी था प्रोग्राम, लेकिन वो हमने यहाँ कोविड की वजह से एक दो जो डेथ हो गई उसकी वजह से हमने रोक दिया। वैली में भी हमारी एक्टिविटी हो रही है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो हमारा पार्टी का ऑफिस है वहाँ एक्टिविटी चल रही है। लोगों की जो दुख तकलीफ़ें हैं उनको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो हल करने का प्रयास कर रही है। चाहे वो जैलोजी माइनिंग का इशू का मसला था, चाहे वो हमारे यहाँ जो रैबरे खेल वाला मसला है, चाहे स्पोर्ट्स वाला मसला है, चाहे कोई और इश्यूज़ हैं, जो भी डे टू डे बिजली पानी समस्या जो हमारे पास यहाँ आते हैं ऑफिस में लोग, उनको मैटर जो है रिड्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग बड़े खुल के आ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वही एक ऐसी पार्टी है जो इस वक्त लोगों के मसलों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रही है। मंजीत सिंह जी, आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, आपकी पूरी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की, क्या आपने उनके समक्ष ये रखा कि अब फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा वापस लौटाया जाए जम्मू कश्मीर को? देखिए, सबसे पहली डिमांड यही थी, सबसे पहली डिमांड यही थी कि हमको स्टेट जो है रिस्टोर की जाए। और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों ने, जब हमारा डेपुटेशन मिला तो उसमें डिटेल में उन्होंने ये कहा कि हम स्टेट रिस्टोर करेंगे आपको। और उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि ये जो डोगरा स्टेट है इसको हमने बहाल करवाना है। उसके लिए केंद्र से भी बात की है, आगे भी करेंगे, और अगर संघर्ष करना पड़ा तो संघर्ष भी करेंगे। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रेसिडेंट कैंपिंग किए हुए हैं दिल्ली में, क्या कोई खास वजह है या आपको लगता है कि डोमिसाइल में जो त्रुटियां हैं, जो आपके लिहाज से आपकी निगाह में जो त्रुटियां हैं, वो दुरुस्त हो पाएंगी? देखिए, डोमिसाइल का जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे लगता है वो कोई परमानेंट कोई पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून अभी पार्लियामेंट में पास होने के बाद ऐसा बना हो कि वो नहीं है। उसमें अभी तरमीम हो सकती है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। जब हमारे भारतीय संविधान में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं जो इतने लायक लोगों ने बनाया था इकट्ठा होकर, तो टाइम पे समय के वक्त हुआ। उसी तरह से ये जो डॉक्यूमेंट है, जब यहाँ नई सरकार चुन के आएगी, चुनी हुई सरकार आएगी, या कोई लोग और जिम्मेवार आएंगे जो समझेंगे कि इसमें ज़रूरत है, क्योंकि आज जम्मू में आप हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि जम्मू के नौजवान में कहीं ना कहीं इस बात को लेके परेशानी है। जो कल तक खुशी थी कि 370 और 35 से हट गए, आज उनको लगता है कि एक हमारी जो सिक्योरिटी जॉब की है, क्योंकि यहाँ और एवेन्यूज़ हैं नहीं, जो जॉब की सिक्योरिटी है, लैंड की सिक्योरिटी है, अगर वो अच्छी तरह से इंश्योर नहीं की गई तो आने वाले समय में डोगरा आइडेंटिटी को क्राइसिस होगा। तो ये 15 साल का पीरियड जो है वो मुझे लगता है हमारी नज़र में कम है, क्योंकि इसी का अभी रिजल्ट जो आ रहा है वो ऐसा देखने को ग्राउंड पे मिल रहा है कि युवा में डिससेटिस्फैक्शन है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे हिस्से के जो जॉब्स हैं और बाकी चीज़ें हैं वो चले जाएंगे। तो अपनी पार्टी उसी आवाज़ को ट्रांसलेट करेगी, चाहे वो जम्मू की हो, श्रीनगर की हो, जो नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा, हम उसके लिए आगे उसको चेंज करने की, मतलब उसमें अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे। कैंपिंग के बारे में आपने नहीं बताया। कैंपिंग के बारे में बुखारी साहब, मैंने आपसे पहले बताया कि जब वो कोविड-19 जब लॉकडाउन हुआ तो उनके फादर बीमार हुए तो उनको जाना पड़ा, और वो वहाँ दिल्ली उनको देखने के लिए गए थे और वहाँ फंस गए। उसके बाद तो सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। अब उनका आने का है जम्मू में, और उस दिन उन समय को उन्होंने, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में, उसके दौरान उनकी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर साहब से 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई, और जो भी मुद्दे थे, चाहे वो अमेंडमेंट हुई डोमिसाइल लॉ में या SRO 202 की बात थी, तमाम बातें उन्होंने जो स्टेट के इंटरेस्ट में थी, और यहाँ जो लोग फंसे हुए थे उनको वापस लाना था अलग अलग स्टेट से, उसमें काफ़ी अहम एक पॉजिटिव रोल प्ले किया जो वो कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो दिनों में कोई एक ऐसी डेवलपमेंट जो है ज़रूर स्टेट को सोचना पड़ेगा, केंद्र को सोचना पड़ेगा कि किस तरह आगे चलना है, आगे का रास्ता कैसे तय करना है। क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं, मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कंट्रोल में सिचुएशन ज़्यादा देर वो नहीं चला पा रहे हैं। जिस तरह से वैली में किलिंग हो रही है, बढ़ती जा रही है, मिलिटेंसी का सिलसिला बढ़ रहा है, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई जो सरकार है, उसका मुतबादिल कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। मंजीत सिंह जी,
एक वक्त आ गया था कि डेट भी डिसाइड हो गई थी, एडवाइजरी काउंसिल गठित की जाएगी, ये दिन होगा, ये ओथ लेगा। क्या उसकी वजह क्या थी, कोविड-19 या फिर वो र्यूमर्स थे? नहीं, मैं समझता हूँ वो तो प्योरली र्यूमर्स थे, ऐसी कोई बात ही नहीं जो कोई सरकार बनाने वाली या कोई एडवाइजरी काउंसिल बनाने वाली, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो ये एक बात थ्रो कर रहे थे, ऐसी कोई बात ही नहीं। ना ही लीडरशिप से इस बारे में कोई हमारा कोई डिस्कस हुआ, और अगर कुछ होगा भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई चाहेगी तो पहले हमारी पार्टी में इसका डिस्कस होगा, पार्टी इस पे बात करेगी, लेकिन मुझे लगता है अभी ऐसा कोई बात है नहीं। मंजीत सिंह, ये तो मान के चलना पड़ेगा आपको कि जब तक डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिकमेंडेशन नहीं देता है तब तक चुनाव संभव नहीं है। और ये भी हमें मान के चलना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट है इसमें और पब्लिक के बीच में बड़ा फासला होता जा रहा है। इस फासले को कम तभी किया जा सकता है जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज हों, इलेक्शंस हों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों। तो इस दौरान किस तरीके से क्या किया जाए कि पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस है वो भी दूर हो जाए? आप अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे चला पाएँ, क्योंकि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। जम्मू में भी आज अगर आप देखो, यहाँ पीसफुल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की सुनने वाला कोई नहीं। आज बिजली का क्राइसिस है, पानी का क्राइसिस है, डे टू डे इश्यूज हैं, नोबडी इज लिस्निंग। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो ऐसे डिक्टेटराना एटीट्यूड के तौर पे है, कोई डीसी मिलता नहीं है, कोई बड़े अफसर मिलते नहीं हैं, सेक्रेटरीट में रहते हैं, कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं। और कोविड एक उनको बहाना मिल गया है कि जब भी कोई बात करे तो मैं समझता हूँ कि इससे एक एलिनेशन हो रही है, लोगों को लग रहा है कि हमारी बात सुनने वाला है कोई नहीं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे विचार करना है कि वो कैसे, क्योंकि ये भी बात ठीक है कि अभी इलेक्शन संभव नहीं है और डिलिमिटेशन में भी समय लगेगा, और ये भी बात ठीक है कि बिना डिलिमिटेशन के चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि 90 सीटें इन्होंने करनी है, उसके लिए तो ये एक्सरसाइज है। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहो कि ये एडवाइज़र 2-3 और ये चीफ सेक्रेटरी और ये एलजी ये कर पाएंगे, तो मुझे लगता है अब 1 साल होने जा रहा है 370 तोड़े, अब 4 अगस्त को 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो इसमें लोग एलिनेट हुए हैं, लोग जो पहले लोगों में बड़ी खुशी थी, आज लोगों को लग रहा है ठगे से महसूस लोग कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, छोटे छोटे इश्यूज पे लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ जाती हो रही है, तो उनकी बात सुनने के लिए कोई आगे नहीं है। तो मुझे लगता है इसका वे आउट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही फाइंड करना है। जी विक्रम जी, आखिरी सवाल आपसे। सवाल ये है, क्या एडवाइजरी काउंसिल इसका हल है? देखिए, वो जैसे मंजीत जी ने कहा, हल तो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निकालना है कि क्या होगा, वो लीगल फ्रेमवर्क में क्या हल होगा या नहीं होगा, या वो यही सिस्टम चलाना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर ज़रूरी इस बात ज़रूर, जैसे आपने कहा, इस वक्त ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज वो सिर्फ ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन है। आज आप देखिए, जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर भी है ना, चाहे किसी भी पार्टी के, वो लोगों से मिल रहे हैं, वो अपनी जान को आगे हथेली पे रख के भी लोगों के काम भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, सरपंच भी मिल रहे हैं। पर ये अफसर जितने भी हैं, ये कोविड की बात करके कहते हैं ऑनलाइन, डीसी साहब भी सारे कहते हैं ऑनलाइन बात करेंगे, कमिश्नर जेएमसी भी कहती है हम लोगों से नहीं मिलेंगे। कल एक डेपुटेशन था, उनको काम था, वो कमिश्नर साहब ने मिलना बंद कर दिया। तो हमने मुर्मू साहब से भी ये बात की थी कि देयर इज़ अ पॉलिसी पैरालिसिस, एक तरह से ये सारा काम जो है ठप हो गया। और उन्होंने माना भी, क्योंकि देखिए, जब तक ना लोगों की बात सुनी जाएगी तब तक ना वो लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होती, और वो लोग अपने छोटे छोटे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसले हैं वो लेके किसके पास जाएं। तो ये सोचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पड़ेगा कि ये जिस तरह के हालात सारे बने हैं उसमें या इसी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस ला के उसको ठीक करना है या कैसे करना है, पर ज़रूरत है ठीक करने की। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी कोविड-19 के बीच भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही है, और रोज़मर्रा इनके पास लोग आते हैं, डिफरेंट डेपुटेशंस आते हैं, चाहे वो रहबरे खेल हो या फिर बाकी दूसरे हो, और उम्मीद के साथ आते हैं, और ये उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनके मसले हल हो ऐसा प्रयास भी करते हैं।
दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि उच्च शिक्षा विभाग में काफी बड़ी उपलब्धियां की गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग में क्या क्या उपलब्धियां हैं, आइए देखिए। उच्च शिक्षा विभाग में भी सरकार ने कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है। 50 नए डिग्री कॉलेजों को फंक्शनल बनाया है, जिनमें से 26 जम्मू खित्ते में और 24 कश्मीर खित्ते में चल रहे हैं। 572 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती भी की गई है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 375 नियुक्तियां की गई हैं। पढ़ाई के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाते हुए 87 डिग्री कोर्सेज में ई लर्निंग और ई कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। IIT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। विभाग ने 4 प्रोफेशनल कॉलेज स्थापित किए हैं। ये कॉलेज सफापोरा, कठुआ, पुंछ और जम्मू में चलाए जा रहे हैं। PM स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 4,218 विद्यार्थियों को लाभ दिया गया है। ये स्कॉलरशिप स्कीम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पर वर्कशॉप और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे रोलिंग ट्रॉफी, खेलों और लेखन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 2019 में NAC ने 41 नए कॉलेजों को अपनी मान्यता दी है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।